हाँ निष्ठा। यस सर। निष्ठा पेपर ये कौन सी डेट का है? सर लास्ट पेपर जो अभी आपने दिया था 28 जून का। अच्छा। नव्यांश तू भी चेक कर लियो एक बार। सर मैं नहीं कर पाऊंगा, एक बार मैं फोन पे हूँ। चलो अब एक बार सुन लेंगे आंसर इसके, बहुत ध्यान सुनना, और इसको दोबारा कर लेना जरूर। चलो नोट करना है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स इज, ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। शॉर्टकी डिफेक्ट डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, बिल्कुल सही है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इंक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, बिल्कुल सही है। इंटरस्टिशियल में कोई आएगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता था, एटम हट जाते थे, है ना। शॉर्टकी डिफेक्ट में दो इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस मिस करते थे, तो उससे क्या होता था, डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। और इंटरस्टिशियल पे कुछ आएगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, सही है। इंटरस्टिशियल पे कुछ आएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। पूर्वा एक बार तुम चेक कर लेना। सही है। अब तीसरा पॉइंट है, एक मिनट, ये थर्ड पॉइंट, फ्रेंकल डिफेक्ट डज नॉट ऑल्टर द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। फ्रेंकल डिफेक्ट से डेंसिटी ऑल्टर नहीं होती, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें लैटिस साइट से इंटरस्टिशियल साइट पे जाता था, जो कैटायन या एनायन, यूजुअली कैटायन जाता था, साइज छोटा होता है। उसके वैकेंसी डिफेक्ट इंक्रीज, वैकेंसी अगर आएगी तो डेंसिटी तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, यहाँ ज्यादा लिखा हुआ है। तो आंसर यही आएगा, इनकरेक्ट यही है, बाकी तीनों करेक्ट है। सही ना, बाकी तीनों करेक्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जीटा पोटेंशियल इज रिलेटेड टू विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड। जीटा पोटेंशियल क्या होता है, जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, इसमें क्या होता था, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, AgNO3 प्लस KI, एजीआई के कोलाइडल पार्टिकल्स बनेंगे, एजीआई के कोलाइडल पार्टिकल्स। मान लो एक्सेस में है KI, तो KI के जो कॉमन आयंस हैं AgI के साथ, वो जाके इसके ऊपर अटैच हो जाएंगे। AgI के ऊपर I- आ गया, ये है फिक्स्ड लेयर, ये फिक्स्ड लेयर है। जितने भी AgI के मॉलिक्यूल्स होंगे उसके ऊपर I- आ जाएगा, ये फिक्स्ड लेयर है। और जो K प्लस आयंस हैं ये चले जाएंगे मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम यानी सॉल्वेंट के पास, ये होता है मोबाइल लेयर। तो जो इन दोनों के अंदर, ये चार्ज से रिलेटेड है ना, तो और इन दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द मोबाइल लेयर जो मीडियम के पास है एंड द फिक्स्ड लेयर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकाइनेटिक और जीटा पोटेंशियल। तो दिस इज रिलेटेड टू चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स, सी आंसर आएगा। टिंडल इफेक्ट तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, कलर से रिलेटेड है नहीं है। ब्राउनिंग मोशन रैंडम मूवमेंट होता है कोलाइडल पार्टिकल्स का, तो इसका आंसर सी आ जाएगा। सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, एलिमेंट ई बिलोंग्स टू पीरियड 4 एंड ग्रुप 16। पीरियड 4 और ग्रुप 16 है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये है ना। तो पीरियड 4 कौन सा होता है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेलिनियम होगा। सेकंड पीरियड का ऑक्सीजन होता है, थर्ड पीरियड का सल्फर, फोर्थ पीरियड का सेलेनियम। तो ये आ गया पीरियड 4 पे। उसके बाद, द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट अबव ई इन द ग्रुप। तो इसके ऊपर तो सल्फर है, सल्फर में क्या आएगा, नियॉन 3s2 3p4, तो आंसर आ गया ए। फिर फोर्थ क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट दे रखी है, मैग्नीशियम कैन रिड्यूस एल्यूमिना एट ए टेम्परेचर बिलो 1350 डिग्री सेल्सियस, below 13-15 डिग्री सेल्सियस, while above 1350 डिग्री सेल्सियस एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस MgO। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। मैग्नीशियम बहुत अच्छा मेटल है, डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर का कर्व होता है ये। मैग्नीशियम बहुत अच्छा मेटल है, तो मैग्नीशियम का कर्व ऐसे जाता है, Mg से MgO का, Mg से MgO का। और Al2O3 वाला कर्व इसी तरीके से जाता है ऐसे। तो ये टेम्परेचर अराउंड होता है 1350 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर से नीचे मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम का कर्व नीचे है ना, तो ये Al2O3 को, Al से जो Al2O3 बन रहा है इसको रिड्यूस कर देगा। और इस टेम्परेचर के ऊपर एल्यूमिनियम जो है वो MgO को रिड्यूस कर देगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। एलिंगम डायग्राम है एक्सट्रैक्शन चैप्टर।
तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। फिर द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम आर लोअर देन दोज ऑफ एल्यूमिनियम, ये गलत है बिल्कुल। स्टेटमेंट थोड़ी सी अगर नॉलेज होगी तो उसमें हम पता कर सकते हैं। एस ब्लॉक के अंदर भी मैग्नीशियम के अंदर एक लेंथ बढ़ जाती थी, एचसीपी में पैकिंग थी, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम हो गया था। याद है कि नहीं? ये मैंने भी बताया भी था। BECASR MG, कुछ याद आया कि नहीं? मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत कम हो गया था, 900 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, कुछ एल्यूमिनियम से भी कम रहता है। सही ना? तो क्या आ जाएगा आंसर इसका? दोनों करेक्ट तो हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी, एक्सप्लेनेशन मैंने तुम्हें दे दी है। तो आंसर बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर नहीं, बी आंसर आएगा इसका। सी, डाई हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद CuO प्लस H2 क्या देगा? H2 अच्छा रिड्यूसेंट है, तो कॉपर प्लस H2, तो कॉपर मिल जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, नाइट्रोजन गैस इज ऑब्टेन बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बेरियम एजाइड, बेरियम एजाइड से वेरी प्योर नाइट्रोजन मिलती है, ये बता रखा है बहुत बार। बेरियम एजाइड हो या सोडियम एजाइड हो, वेरी प्योर नाइट्रोजन मिल जाएगी इससे। सेवंथ क्वेश्चन, निशा करना ऊपर। सेवंथ क्वेश्चन, स्टेटमेंट देखें दो, द पेंटावेलेंट ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट E2O5 इज लेस एसिडिक, लेस एसिडिक बोल दिया E2O5, ये तो गलत हो गया ना। E2O5 तो ज्यादा, जितनी ज्यादा स्टेट होती है एसिडिक, क्या नेचर क्या होता, ज्यादा होता है देन ट्राइवेलेंट ऑक्साइड, तो लेस एसिडिक नहीं है, मोर एसिडिक है। पहली स्टेटमेंट गलत है। द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ट्राइवेलेंट ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स E2O3 डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बिल्कुल सही है। ऊपर वाला नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक, नीचे आने पर P2O3 AS2O3 SB2O3 आएगा, तो नीचे आने पर N2O3 तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, N2O3 सबसे ज्यादा एसिडिक, नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक, नीचे आने पर मेटल कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटल कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाता है। तो इससे ये स्टेटमेंट सही है। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट सही है। फोर्थ आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर लेना, आंसर से मैच करते रहना, आंसर तुम्हारे पास होंगे सबके पास। विच वन ऑफ द लेंथेनाइड्स गिवन बिलो इज द मोस्ट स्टेबल इन डाइवेलेंट फॉर्म, डाइवेलेंट फॉर्म में +2 स्टेट में, +2 स्टेट में, +4 स्टेट में कौन से स्टेबल थे, याद होगा तुम्हें? 58, 59, 60, 65, 66, ये बता रखा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। +2 स्टेट में 60, 63, 69, 63 पहले 62, 69 के बाद 70। तो तुम पहले ये ढूंढो +2 स्टेट वाले कौन से हैं, इनमें से कोई आ रहा है कि नहीं? 62 भी है, ये वाला भी है +2 में, 63 भी है +2 में, और YB 70 ये भी है +2 में। तो तीन है, तो इसमें तो इससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये तीन है, इन तीनों में से एक आंसर होगा। तो +2 स्टेट में अगर मैं EU की बात करता हूं, तो EU में क्या आ जाएगा? जेनॉन 6s2, ये 4f7 5d0 6s2 होता है। तो 6s2 +2 स्टेट में 2 s के निकल जाएंगे, +7, ये हाफ फील्ड आ गया, ये हाफ फील्ड आ जाता है। और इसकी ई नॉट वैल्यू भी तुम चेक करोगे तो यही ज्यादा स्टेबल आएगा। ई नॉट वैल्यू चेक करोगे ना, अगर ई नॉट ऑफ EU से EU2+, इसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव आती है, तो ये सी ही आंसर है इसका, ये सी ही आंसर है। डी में जबकि फुलफिल्ड आएगा 70 है, ये फुलफिल्ड आएगा तब भी ये कम स्टेबल होता है, ये कम स्टेबल होता है। YB का +2, YB का +2, ये थोड़ा सा हाइड्रेशन एनर्जी वगैरह बाकी फैक्टर्स को देखते हुए उससे रिलेटेड है, तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा ये क्वेश्चन। सही ना? इसका आंसर EU आएगा। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ, नाइन्थ क्वेश्चन, NiCN4 2 नेगेटिव स्क्वायर प्लेनर एंड डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स विद DsP2 हाइब्रिडेशन, स्क्वायर प्लेनर है, डायमैग्नेटिक है, सही है, विद DsP2 हाइब्रिडेशन फॉर Ni, सही है, बट NiCO4 इज टेट्राहेड्रल, सही है। ये पैरामैग्नेटिक, ये गलत हो गया, पैरामैग्नेटिक नहीं होता, क्योंकि ये होता आर्गन 4s2 3d8, 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे 3d में, तो ये 3d10 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा डायमैग्नेटिक। तो पहली स्टेटमेंट गलत। फिर ये तो VVT का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आना चाहिए सबको तुम्हें। NiCl4 2 negative and NiCO4 both have सेम डी इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन, दोनों की सेम डी इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन है। इसमें आएगा एंड हैव, ये गलत, थोड़ा गलत लिखा है, सेम सेम सम लिख दिया गलती से, सेम आएगा। एंड हैव सेम ज्योमेट्री एंड आर पैरामैग्नेटिक, तो NiCO4 तो है ही नहीं पैरामैग्नेटिक, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत आ रही है। एक बार चेक करना, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। एक बार ध्रुव चेक कर ले एक बार, यस सर, यही है। दोनों स्टेटमेंट गलत आ रही है। NiCO4 तो
NiCO4 तो पैरामैग्नेटिक होगा नहीं ना, ये तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, वो इसके दो इलेक्ट्रॉन डी में चले गए हैं इसलिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पेस्टिसाइड? DDT पेस्टिसाइड है, बिल्कुल सही है। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स पेस्टिसाइड होते हैं, एल्ड्रिन तो डाइएल्ड्रिन तो यूज ही करते हैं। ये बस एक है सोडियम आर्सेनाइड, सोडियम एनसीईआरटी में है ये, सोडियम आर्सेनाइड, ये हर्बिसाइड होता है, ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना, उनको खत्म करने के काम आता है सोडियम आर्सेनाइड। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following techniques is not used to spot components of a mixture separated on thin layer chromatographic plate? तो ये TLC, जिसने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पढ़ा हुआ है, क्रोमेटोग्राफी तुम्हें तीनों करने हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी करना है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी करना है, पेपर और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर आता है पेपर क्रोमेटोग्राफी, और वो तुम्हें लैब में भी परफॉर्म किया होगा। ये तीनों करने हैं तुम्हें। अब इसे बोला थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो है, इसमें जो मिक्सचर सेपरेट हुआ, जो कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर, जो कंपोनेंट्स ट्रेवल करते हैं ऊपर, जैसे ये मिक्स है, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी का ही टाइप है। इसमें जो कंपोनेंट्स ऊपर ट्रेवल करेंगे, जो तुमने मार्क किया यहाँ पे स्पॉट को, इसमें कंपोनेंट्स ऊपर ट्रेवल करते हैं। ये ट्रेवल जो करते हैं, उसमें से कौन सा मेथड है जिस जो ये लिखा ना, विच द फॉलोइंग टेक्निक्स इज नॉट यूज टू स्पॉट कंपोनेंट्स, जिससे हम इन कंपोनेंट्स का, ये एक कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट, ये तीन कंपोनेंट, इनका पता नहीं लगा सकते हैं, इनका पता नहीं लगा सकते हैं। तो उसके लिए हाँ, ऑन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट, सही ना, इस प्लेट के ऊपर इन कंपोनेंट का पता ना लगे, जिससे आई टू सॉलिड कलर होता है इसका, तो इससे पता लगा सकते हैं। यूवी लाइट्स तो बहुत कॉमन मेथड है पता लगाने के लिए, यूवी लाइट सबसे कॉमन मेथड है पता लगाने के लिए, लाइट के थ्रू विजिबल होता है ये, सही ना, जो कंपोनेंट्स होते हैं विजिबल होते हैं नेकेड आईज से, तो यूवी लाइट तो है ही है। फिर विजुअलाइजेशन एजेंट एज ए कंपोनेंट ऑफ मोबाइल फेज, मोबाइल फेज यानी नीचे सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट कभी पता नहीं लगा पाएगा इन कंपोनेंट्स का, सॉल्वेंट जो है उसके इसलिए विजुअलाइजेशन एजेंट प्रेजेंट हो मोबाइल फेज यानी सॉल्वेंट के अंदर, ऐसा कुछ नहीं होता। मोबाइल फेज के अंदर, मोबाइल फेज जो होता है वो जनरली नॉन पोलर या लेस पोलर होता है, तो इससे पता नहीं लगता, इससे पता नहीं लगेगा इन कंपोनेंट्स के बारे में। और लास्ट मेथड है स्प्रेइंग ऑफ एन अप्रोप्रिएट रिएजेंट, हाँ, एक किसी रिएजेंट को स्प्रे करके जिससे कलर आ जाए इन कंपोनेंट्स का, तो हम पता लगा सकते हैं उसका। तो इसलिए आंसर इसका सी होगा, सी होगा आंसर। हल्का सा ट्रिकी था, एक दो में डाउट रह सकता है इसमें। विच वन, और ये कल टॉपिक होना है प्योरिफिकेशन, कल प्योरिफिकेशन कराना है, तो शायद मैं इसके बारे में बताऊंगा तुम्हें क्रोमेटोग्राफी के बारे में। हालांकि क्रोमेटोग्राफी जो है एक्सट्रैक्शन चैप्टर में है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेन तुम्हारे कोर्स में है, लेकिन देखो अब TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ये भी पूछने लग गए थोड़ा बहुत, तो ये करना पड़ेगा तुम्हें अब। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर एरोमेटिक इन नेचर? एरोमेटिक नेचर तो है ही, 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख गए इसमें, ट्रोपाइलियम कार्बोटाइल दिख गए, इसमें तो यहाँ बॉन्ड ही नहीं है, तो और इस वाले में नेगेटिव, ये तो एंटी एरोमेटिक आ गया, तो आंसर ए और बी होना चाहिए, ए और बी आंसर। एक बार चेक करते, ध्रुव चेक करता रहिए जरूर, देख कुछ गलत मार्क ना हो जाए। 13 क्वेश्चन देखो, यस सर। 13 क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट, तो इसमें मेजर इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, क्योंकि पीएच जो है यहाँ प्लस को स्टेबलाइज कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इधर एच आएगा, Br इधर, पीएच के साथ वाले कार्बन पे Br आएगा, पीएच के साथ वाले कार्बन पे आना चाहिए Br, तो चेक करो पीएच के साथ वाले कार्बन पे Br आ रहा है, इधर आ रहा है, लेकिन इधर 2 Br और लगा रखे हैं, तो गलत है ये तो, इधर तो आ ही नहीं रहा, इधर आ रहा है, सी वाले में आ रहा है, डी वाले में नहीं, तो आंसर सी होगा इसका, चेक कर लेने पर आंसर सी आ जाएगा, मार्कर जरूर लगाओ, यस सर। आंसर आ गया। 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन देखेंगे। फोर्टीन क्वेश्चन, इसको निशा तुम एक्सपैंड ही कर दो उसको पूरा, बड़ा देखे फिगर से ना। 14 क्वेश्चन देखेंगे, हाँ, और सही है, निशा ज्यादा हो गया, हाँ। 14 क्वेश्चन देखेंगे, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन है, PHCHO PHCHO NaOD D2O के अंदर A प्लस PHCO नेगेटिव, ये दिख रहा है तुम्हें, कैनिजार रिएक्शन है, मैकेनिज्म नहीं आता तो क्वेश्चन गया, मैकेनिज्म आना चाहिए, और बहुत कॉमन मैकेनिज्म है इसका। तो PHCHO है डबल बॉन्ड OH, O इलेक्ट्रॉन लेके गया, O पे माइनस आया, OD आ गया, H आया, PHCHO लिया दूसरा, PHCHO लिया, अब O माइनस इलेक्ट्रॉन देगा, H यहां से गायब होगा, PHC डबल बॉन्ड OOD आ गया, और उसके हाइड्रेट ट्रांसफर हुआ इसके अंदर, ये आ गया, स्लो स्टेप होता है ये, और जो H माइनस बाहर निकल रहा है वो इधर अटैक करेगा, ये जब इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो PHCH2 O नेगेटिव आ जाएगा, और फिर
प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, बहुत ही फास्ट है, एसिड बेस रिएक्शन है, PHCO नेगेटिव प्लस PHCH2OD, PHCH2OD आंसर आना चाहिए। PHCH2OD दिख ही रहा तुम्हें, ए ऑप्शन है ना, PHCH2OD। कैनिजार रिएक्शन है, मैकेनिज्म लिखा है इसका। इसका मैकेनिज्म लिखा है जब कंसंट्रेशन एक्सेस में नहीं है। दो मैकेनिज्म होते हैं कैनिजार हो गए, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों का रेट लॉ पूछते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज इनएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन? इनएक्टिव, पहला वाला बहुत एक्टिव, दूसरा वाला बहुत एक्टिव, एलाइल कार्बोटाइन हाईली स्टेबल, पहले में टर्शियरी कार्बोटाइन हाईली स्टेबल, तीसरे में ब्रेडेड स्टूल नॉट पॉसिबल, यही आंसर होगा। फोर्थ वाले में हाईली एक्टिव, जब Cl हटेगा तो सेकेंडरी बेंजाइल बन रहा है, हाईली स्टेबल। 16th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोटीन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। PHNH2 एनिलीन है, Br2H2 डाला, तीनों जगह Br आएगा, NH2 ग्रुप हाईली एक्टिवेटिंग होता है, NH2 ग्रुप हाईली एक्टिवेटिंग होता है। NaNO2HCl डाला तो N2Cl आ जाएगा, N2Cl आ गया, H3PO2 डाला तो N2Cl हट जाएगा, आंसर आ गया तीनों जगह Br, यानी 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन, ये आंसर सी है इसका। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी, मतलब मेरे हिसाब से ये 16 क्वेश्चन जो है तुम्हारे हो जाना चाहिए 15 मिनट के अंदर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई है नहीं इसके अंदर अभी तो कुछ भी। एक आध क्वेश्चन बस थोड़े से ट्रिकी आ गए हैं, जिसमें दो, जैसे EU2+ वाला ऑप्शन, जैसे वो थिन लेयर TLC वाला क्वेश्चन, ये कम पढ़ते हैं इसीलिए। DNA ब्लॉक में पढ़ा रखा है पूरा, सारी स्टेट्स याद करवाई हुई है, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 118 एलिमेंट्स की करवा रखी है पूरी ढंग से, और वो होमवर्क में तुम हर हफ्ते करके आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन, बस रहने दो, निशा बड़ा करो थोड़ा। ए प्राइमरी एलिफेटिक अमीन ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, प्राइमरी अमीन है, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड क्या मिलेगा? RNH2 है, नाइट्रस एसिड HNO2 से रिएक्शन होगी तो ROH मिलता है, ROH मिलता है इन, ROH मिलेगा यहाँ पे इन कोल्ड एंड देर आफ्टर रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर टू रूम टेम्परेचर। एक ही बात पूछ रहा है वो, आर अगर इन कोल्ड होता तो Rn2+ बनता, लेकिन Rn2+ तो स्टेबल नहीं होता है, एलिफेटिक में स्टेबल नहीं होता Rn2+, तो पानी डलता है तो ROH बन जाता है। टेम्परेचर रेज किया ना, पानी डलेगा, हाइड्रोलाइज होगा और ROH आंसर आएगा, एल्कोहल मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, करंट में तुमने बहुत बार किया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोपॉलीमर? ब्यूना एस कोपॉलीमर है, ब्यूटाइन और स्टाइरीन का। नियोप्रीन एडिशन पॉलीमर है क्लोरोप्रीन का, क्लोरोप्रीन ये रहा, पॉलीमर चैप्टर का एक क्वेश्चन देखो हर बार आ रहा है, डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा, इससे बनेगा, ये क्लोरोप्रीन है, मोनोमर होता है, पॉलीमर बनेगा नियोप्रीन। PHBV पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, ये भी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटरिक एसिड, यानी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी वेलरिक एसिड, दोनों को मिलाते हैं, पानी को बाहर निकालते हैं तो जाके बनता है PHBV, जो आउटर बॉडीज ऑफ कैप्सूल्स में यूज होता है, आउटर बॉडीज ऑफ कैप्सूल में यूज होता है ये है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, एक ये होता था और एक नायलॉन 2 नायलॉन 6, तो ये ध्यान रखना, इसका आंसर आ जाएगा नियोप्रीन, जो कि एडिशन पॉलीमर है, नॉट कोपॉलीमर। और ब्यूटाडाइन स्टाइरीन ये ब्यूना ऐसी है, ये ब्यूटाडाइन स्टाइरीन क्या है? ब्यूना ऐसी है, तो ये भी नहीं होगा, आंसर दिया जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी। स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स की स्टेबिलिटी किसकी थी, किसकी वजह से थी? इंट्रामोलकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये रहा आंसर सीधा, इंट्रामोलकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सही ना। और फॉर्मूला ऑफ पर्पल कलर फॉर्म्ड इन लेसेंस टेस्ट फॉर सल्फर यूजिंग सोडियम नाइट्रोसाइड, ये आज ही तुमने खुद ही बताया था, ये आज ही करवाया मैंने, Na4FeCN5NOS, डायरेक्ट था वायलेट कलरेशन। 20 क्वेश्चन में से ना 17-18 तक सही होने चाहिए थे, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं, पेपर इजी था इस वाला। 21 क्वेश्चन, ए 2 ग्राम सैंपल कंटेनिंग MnO2 इज ट्रीटेड विद HCl, MnO2 को ट्रीट किया HCl के साथ, अब ये आ गया हमारा रेडॉक्स टाइट्रेशन, HCl से ट्रीट किया, MnCl2 Mn+2 में जाएगा, HCl ऑक्सीडाइज हो जाएगा Cl2 के अंदर, और द Cl2 इज पास इनटू सॉल्यूशन ऑफ Ki, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी, यही रिएक्शन लिखी होती है। फिर I2 हाइपो से ट्रीट किया होगा, Ki and 60 milliliter of 0.1 molar hypo, Na2H2O3 is required, 60 milliliter 0.1 molar hypo, Na2H2O3 को hypo बोलते हैं, is required to titrate the liberated iodine, the percentage of MnO2 in the sample is, percentage of MnO2 in the sample is, तो यहां से मिलिक्वेलेंस ऑफ दिस हाइपो इज इक्वल टू मिलिक्वेलेंट ऑफ MnO2 हो जाएगा, क्योंकि कहीं पे भी किसी का एन फैक्टर कोई चेंज नहीं हो रहा है,
तो मिलिक्वेंट दोनों को इक्वल करेंगे, mn का वेट 55 प्लस 32 87 होता है। तो मास मान लिया इसका m बाई 87 बाई 2 आएगा, इनफैक्ट 2 है क्योंकि +4 से +2 में जा रहा है, इंटू 10�3। दिस इज इक्वल टू मिलिक्वेंट ऑफ हाइपो का इनफैक्टर होता है 1, 60 इंटू 0.16 आ जाएगा। यहाँ से m निकाल लेंगे, यहाँ से m निकाल लेंगे और m को डिवाइड करेंगे बाई 2 इंटू 100, परसेंटेज आ जाएगी। क्या परसेंटेज है? m बाई 2 इंटू 100 क्या परसेंटेज आई है? 13%। 13 आएगी। 13% आ जाएगा आंसर, 13% आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज इतना, वर्क फंक्शन दे रखा है, वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, द मैक्सिमम वेवलेंथ, एनर्जी मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ हो जाएगी, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द फोटोन रिक्वायर्ड टू रिमूव ए फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल इज। तो जब तुम्हें एनर्जी दे रखी है तो उसको लिख देंगे एच म्यू नॉट, एच म्यू नॉट, या एच म्यू नॉट मत लिखो, एच सी बाय लैम्डा नॉट, एच सी बाय लैम्डा नॉट। दिस इज इक्वल टू वर्क फंक्शन दैट इज 6.63 इंटू 10⁻⁻90। तो यहाँ एच सी की वैल्यू तुम्हें पता ही है, एच 6.6 इंटू 10⁻34, सी 3 इंटू 10⁻8, लैम्डा नॉट निकाल लेने से डायरेक्ट क्या आंसर आ रहा है? 300 नैनोमीटर। 300 नैनोमीटर में। ये कैलकुलेशन करनी है इसके अंदर। 23rd क्वेश्चन, निशा दिखाओ। 23rd क्वेश्चन, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी 27th है तो, द हाइब्रिडेशन ऑफ पी एग्जिबिटेड इन PF5 इज SP, PF5 में sp3d हाइब्रिडेशन होती है, वैल्यू ऑफ y इज 1। 4 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली, आइसोथर्मली इनटू वैक्यूम, वैक्यूम है तो P एक्सटर्नल 0, आइसोथर्मली है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, until total volume is 20 लीटर। The amount of heat absorbed in this expansion is डेल्टा E टू Q प्लस W लगाएंगे, डेल्टा E हो गया 0 क्योंकि डेल्टा E होता है NCVDT, नो चेंज इन टेम्परेचर। W वैसे 0 है क्योंकि P एक्सटर्नल 0 है तो Q 0 आना चाहिए, 0 ये ना आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, Yes, द sir. वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स A and B are 50 torr and 100 torr. Two volatile liquids are this and this. If the liquid mixture contains 0.3 mole fraction of A, 0.3 mole fraction of A, XA is equal to 0.3 है, then the mole fraction of liquid B in vapor phase is x by 70। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना है लिक्विड B का, तो YB निकालना है तुम्हें, वो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ B बाय में टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर निकाल लेंगे, टोटल प्रेशर होगा XA इंटू पी नॉट ए, पी नॉट ए हमारा 50 है और XA हमारा 0.3 है, 50 इंटू 0.3 15 ही आ गया, प्लस 0.7 हो जाएगा मोल फ्रैक्शन B का, तो 0.7 इंटू 100 70 आ जाएगा, 85 आ गए, और ये बी पीबी कितना है 70, तो 70/85 आंसर, 70/85। अब इसने दिया है x बाय 17, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 14 से जाएगा, 14 है ना आंसर, चेक करना ध्रुव, Yes, sir. Yes, sir. Yes. 14 आ जाएगा। डायरेक्ट कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है बोर्ड लेवल का। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, 16th क्वेश्चन, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट A2H3, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है 108 S⁵, लिख लिया करो, डायरेक्ट यूज होता है कि नहीं देख लेंगे अभी। इज इतना, दिस इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻⁻23, ये दे रखा है। इफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज 3 इंटू 10⁻⁻5, ये दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁵ सीमेन पर मीटर दे रखा है, तो 10⁻⁷ हो जाएगा कि नहीं, है बाय 100 करेंगे कि नहीं, ये आ जाएगा ना ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स में, ये आ गया 3 इंटू 10⁻⁷ हो गया ये। उसके बाद पूछा गया है द वैल्यू ऑफ एक्सेस, वैल्यू ऑफ एक्सेस कहाँ पे है ये, 3 इंटू 10⁻⁷, अच्छा ये लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज x इंटू 10⁻⁻3, अच्छा मीटर स्क्वायर में ही है, ये भी मीटर स्क्वायर में ही है, तो कुछ नहीं, तो मीटर स्क्वायर में लास्ट में कर देंगे, पहले सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालेंगे बाद में मीटर स्क्वायर में कर देंगे, यूनिट का ध्यान रखना जरूर। लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी पूछी है, ध्यान रखना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिस विल बी इक्वल टू मोलर कनेक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन इन दिस केस, रीजन क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब पानी बहुत ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा है तो चाहे कोई भी कंसंट्रेशन हो उसको हम क्या मान लेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दिस इज टू K इंटू 1000 बाय मोलरिटी, K इंटू 1000 बाय सॉल्युबिलिटी, तो K इंटू 1000 बाय सॉल्युबिलिटी। अब
इसकी वैल्यू तो देखिए x इंटू टेन के माइनस 3 है, x इंटू टेन के माइनस 3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो k की वैल्यू 3 इंटू टेन के माइनस 7 इंटू 1000 डिवाइड बाय सॉलिबिलिटी निकालनी पड़ेगी यहाँ से। इसको मैं लिख देता हूँ, अगर 110 मान लें इसको, 110 इंटू टेन के माइनस 25 हो जाएगा। 110 108 अगर कैंसिल किया हल्का सा, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। s की वैल्यू 10 5 आ जाएगी, s की वैल्यू 10 5, सॉलिबिलिटी आ गई 10 5। तो सॉलिबिलिटी 10 5 पुट कर देंगे, यही किया क्या? yes sir, सॉल्व 10 के माइनस 5 फुट किया तो ये हो जाएगा 10 की पावर 8, 10 की 8 आ जाएगा। तो 30 आ गया, यहाँ से 30 आया ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। 30 इंटू माइनस 4 हो जाएगा, 30 इंटू 10 के माइनस 4। आंसर निकालना है हमें। 3 है क्या आंसर इसका? yes sir, अप्रोक्सीमेटली निकाला है, नियरेस्ट इंटीजर बोला तो सही होगा। 3 है आंसर क्या इसका? yes sir, yes sir, सही है। तो ये हो जाएगा, फिर इसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं थी, सही ना। नियरेस्ट इंटीजर बोले तो फिर इतना मान सकते हैं, क्योंकि 10 के माइनस 25 था वो। द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फैराडे नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O72, ये तो पता है ना, 6 होता है, 6 फैराडे। 6 आंसर आ जाएगा, पता ना ये तो। डाइक्रोमेट आयन से Cr3+, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे 1 मोल के लिए, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 मोल इलेक्ट्रॉन, 6 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 6 फैराडे, 6 आ जाएगा आंसर। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A to B, द रेट कांस्टेंट K is equal to 5.5 into 10 के माइनस 14 सेकंड इनवर्स। ये K दे रखा है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 67% कंप्लीशन, 67% रिएक्शन हो गई है, बचा कितना? 33%। तो T 67% अगर निकालना है तो ये हो जाएगा 2.303 बाय K लॉग ऑफ 100 बाय बचा हुआ अमाउंट 33, बचा हुआ अमाउंट 33 और अपॉन में T हाफ, T हाफ अपॉन में भी यही आएगा 2.303 बाय K लॉग ऑफ 2, T हाफ है ना। तो ये कैंसिल डायरेक्ट आ रहा है आंसर 33, 300/33। इसको 3.3 मान लें अगर, 33 3 द 99 103 लॉग 3 बाय लॉग 2 0.48 बाय 0.4 लॉग 2.3। ये कितना आ रहा है आंसर इसका? 16 आ रहा है क्या? नहीं 16, 16 नहीं। टाइम रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एक्सेस 4.8 1 पॉइंट, इसका आंसर कितना आ रहा है? 16 ही आएगा सर। लॉग, ये लॉग 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट समथिंग है ना, 3 पॉइंट समथिंग। और ये लॉग 2 कुछ मिसिंग है क्या इसमें? लॉग 3 बाय लॉग 2 तो कितना आएगा? 0.48 बाय 0.3। ये कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या? चेक करना एक बार। सर करना 10 यही की है पावर बस, ये ध्यान माइनस रखना। 1 टाइम्स बताना ना। क्या कर रहा है ध्रुव, बोल। सर वो क्वेश्चन में x इंटू 10 की पावर -1 पूछा ना, तो वो 16 आ जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ सही सही सही, इस चीज का ध्यान रखना जरूर, नहीं तो आंसर निकाल के भी गलत हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 16। सही है। नंबर ऑफ 29 क्वेश्चन है ना अब। 29 क्वेश्चन, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विच विल एग्जिबिट सिनर्जिक बॉन्डिंग। सीओ है तो गिव एंड टेक दोनों होगा, है ना। पाई सर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऐसे। सीओ है, गिव एंड टेक दोनों होगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, गिव एंड टेक दोनों होगा, 3 आंसर आ जाएगा। सीओ एनओ सीएल माइनस, वेकेंट डी हो, वेकेंट पी हो, वेकेंट पी एक ही में होता है NO2 माइनस के अंदर, वेकेंट पाई स्टार हो, वेकेंट पाई स्टार हो तो सीओ एनओ बहुत O2 N2 सब में आ जाएगा वेकेंट पाई स्टार, वेकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार सब में आ जाएगा ये। और वेकेंट सिग्मा स्टार मैंने तुम्हें बता रखा है, एक ही केस लेना है सिर्फ H2 वाला, एक ही केस आना है H2। 4 केसेस हैं जब वेकेंट ऑर्बिटल होंगे और सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, चारों केसेस बता रखे हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन 0.5 ग्राम ऑफ, ये तो आज ही कराया क्वेश्चन, ये तो आज ही पूरा डिस्कस किया, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इन द एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन 0.5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.4 ग्राम ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड होता है AgBr, 188 ग्राम हो गया ये। 188 ग्राम से के अंदर 80 ग्राम ब्रोमीन है, तो 0.4 ग्राम में कितना ब्रोमीन होगा वो निकाल लोगे। 80/188 इंटू 0.4, ब्रोमीन का वेट आ जाएगा, उसको डिवाइड करेंगे 0.5 से इंटू 100। क्या आंसर आ रहा है? 34 आएगा थोड़ा जोर से बोल, नहीं आ रही आवाज। सर। 34। 34।
तो पेपर में ना ज्यादा कुछ था नहीं, इसमें नंबर आने चाहिए थे। इसमें अगर तुम्हारे ना 120 हो गया ना, 120 में से 90 के आसपास मार्क्स बन सकते हैं इसमें। 90 के आसपास मार्क्स बन सकते हैं अगर चैप्टर तुमने 90% के आसपास कवर कर रखे हैं तो। देखो तुम अगर अगर अब मार्क्स नहीं आए ना, फिर दिक्कत ही रहेगी। क्योंकि अब अगर मेहनत नहीं की ना, जो चैप्टर नहीं भी आते कहीं से कैसे भी करके कंप्लीट करो, और मार्क्स आने चाहिए जरूर। कल भी क्लास होगी और कल भी टेस्ट होगा एक, सही ना, कल भी टेस्ट होगा। तो तुम फाइल वगैरह लेके आना कल। तुम फाइल लेके आओगे तो ही हो पाएगा टेस्ट, क्योंकि पेपर नहीं है मेरे पास, फोटोशीट पेपर नहीं है कल के लिए, सही ना। कल करके आना काम ढंग से, पेपर को रिवाइज करके आना, पीडीएफ लेके आना, और 2 बार अपना होमवर्क जो तुम्हारा आज तुम होमवर्क चेक नहीं हुआ किसी का, तो होमवर्क कल तुम 2 बार दिखाओगे। ये लेके आ जाना, मैक्सिमम बच्चों ने होमवर्क आज दिखाया नहीं था, ये पीडीएफ जरूर दिखा देना, सही ना, इसका पीडीएफ जरूर दिखा देना। और कल हमारा प्योरिफिकेशन वाला टॉपिक चलेगा, फिल्ट्रेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन और डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन। और डिस्टिलेशन के अंदर 4 हैं, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, स्टीम डिस्टिलेशन, और एक लास्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। फिर लास्ट आ जाएगा क्रोमेटोग्राफी, ये खत्म होगा। और टाइम मिलेगा तो ऑक्सीडेशन में कुछ जो बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन या फिर जो ओजोनोसिस रह गया वो टॉपिक कवर करेंगे। लेकिन होमवर्क करके आना जरूर, इन 3-4 दिन जो भी बचे हुए तुम्हारे पास, अब इसमें मेहनत कर लो अच्छे से, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी, सही ना। कल भी पेपर होगा तो प्रिपेयर रहना उसके लिए, होमवर्क करके आना ढंग से अपना।